मैंने ज़ेबा को मुखातिब किया और कहा, असल में मिस ज़ेबा, रात को उस वक्त जब वो कमीना जावा वहाँ तुम्हें धमकियाँ दे रहा था और तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करना चाहता था, इत्तेफाक से मैं उधर जा निकला। खुदा न खास्ता अगर गुलाम जावा तुमसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता तो शायद आज वो शूटिंग में हिस्सा लेने के काबिल ना होता। मैंने बड़े एतमाद से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है और तुम्हें लेकर यहाँ आया हूँ। तुम सोच रही होगी कि एक और गुलाम जावा तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें बहन का दर्जा देता हूँ। और जब एक मुसलमान मर्द अपनी ज़ुबान से किसी के लिए बहन का लफ्ज़ निकाल दे तो समझ लो कि वो लड़की मर्द की इज़्ज़त बन जाती है। और भाई बहनों की इज़्ज़त के लिए इस मुआशरे और दौर में सदा बरस अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करते रहेंगे, बहनों के वजूद को दागदार नहीं होने देंगे। मैं एक बार फिर एतमाद और यकीन के साथ तुम्हें बहन कहता हूँ। ज़ेबा के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ये खदशा हो रहा था कि कहीं वो खुशी से मर ही ना जाए। उसका पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें, क्या कह रहे हो ये? मैं एक एक्स्ट्रा गर्ल हूँ। किसी को भाई बाप चचा ताया कहने को दिल भी चाहता है तो नहीं कहती कि कहीं मेरा मुस्तकबिल तारीक ना हो जाए। लोग हम जैसी लड़कियों को ऐसे रिश्ते नहीं देते, ऐसे नाम हमसे छीन लिए जाते हैं। हम किसी को भाई कहकर नहीं पुकार सकते, चचा ताया नहीं कह सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं और हमारे ये अल्फाज हमारा मुस्तकबिल किस तरह तारीक कर देंगे। खुदा के लिए मुझे यकीन दिला दो कि जो कुछ कह रहे हो वो सच है। तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो, ये सब तुम्हारे पाँव चाट रही हैं। क्या मुझ जैसी बेसहारा लड़की को तुम बहन कहकर सहारा देना चाहते हो? क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? बता दो मुझे, खुदा का वास्ता तुम्हें बता दो। काश कातिबे तकदीर मेरी तकदीर में एक भाई लिख देता तो वो भाई मुझे कभी इस बगैरती से नाचने ना देता। वो भाई गुलाम जावा जैसे कमीने इंसान का मुंह तोड़ देता, उसकी आंखें फोड़ देता। मगर मेरे अब्बा ने गुलाम जावा से कहा था कि गुलाम भाई मेरा कोई बेटा नहीं है, भाई बहनों के मुहाफिज होते हैं, मेरी मजबूरी है। मेरे भाई तो इसका मुहाफिज है। और गुलाम जावा ने कहा था कि तुम फिक्र मत करो बाबा, तुम्हारी ज़ेबा को कोई बुरी आंख से नहीं देखेगा। लेकिन इसने मुझे और के चुंगल में तो नहीं जाने दिया, लेकिन खुद मेरा मालिक बन बैठा। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो और ये भी भूल जाओ कि खुदा ने तुम्हें भाई नहीं दिया। मुझे भाई कहकर पुकारो। मैं भी जज्बाती हो गया। काफ़ी देर तक मैं उसे ये यकीन दिलाता रहा कि ना उससे मजाक किया जा रहा है ना कोई और बात। अलबत्ता शूटिंग शुरू हो गई और सब मसरूफ़ हो गए तो रजब अली मेरे पास आ गया। लड़की को चूंकि नौकरी से निकाल दिया गया था और वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो मेरे पास बैठी हुई थी। रजब अली ने कहा, कहिए ज़ेबा साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? जी बोगा साहिब, आपकी गुलाम हूँ, उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। अरे 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 आकिल साहिब, हमने तो आज तक किसी को गुलाम नहीं बनाया। असल में मैंने ज़ेबा को बहन कहा है बोगा साहिब, मगर ज़ेबा शायद मुझे इस काबिल नहीं समझ रही कि मुझे भाई समझें। अरे क्यों ज़ेबा, आपने मेरे दोस्त को नाराज़ कर दिया? नहीं सेठ साहिब, मैं किसी काबिल हूँ, बस वक्त बिगड़ गया है मेरा। वक्त बिगड़ा नहीं, बन गया है आपका। जब आकिल साहब को आपने भाई कहा है तो समझ लें कि आपके एक नहीं दो भाई हो गए हैं। क्यों आकिल रफ़ीक साहब, अगर मिस ज़ेबा आपकी बहन है तो मेरी कौन हुई बहन? और सुनिए मिस ज़ेबा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। गुलाम जावा का जावा तो अभी ख़त्म हुआ जाता है। इसने आपके साथ बदतमीज़ी की है ना, आप देखिए हम इसके साथ क्या सलूक करते हैं। और जहाँ तक आपकी नौकरी और इसका मामला है तो बहनें भाइयों की मौजूदगी में नौकरी नहीं करती। मैंने इन्हें 15 लाख रुपए दिए हैं, ये मेरे सामने दुम हिलाएंगे और आप इनकी दुम पर पाँव रखकर खड़ी हो जाएंगी। ज़ेबा के होंठ अब भी नहीं मुस्कुराए। गुलाम जावा ने कई बार पलटकर हमें देखा और उसकी आंखों में बुराई नजर आई। उधर रजब अली तफरी के मूड में आ गया। उसने कहा, ज़ेबा बहन, इस जावा ने अगर तुम्हारी बेइज्जती की थी ना, अब तुम देखो इसके साथ क्या होता है। और सुनो, हमारी और तुम्हारी बात हमारे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगी। कोई ऐसी वैसी बात मत करना, कुछ हमारे दरमियान है, जो कुछ हमारे दरमियान है हमारे दरमियान ही रहेगी। गुलाम जावा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ना, आज ज़रा इसका आर्ट देख लो। मैं समझ गया था कि रजब अली तफरी के मूड में आ गया है। बहरहाल ज़ेबा को ये हैसियत देकर हमने एक बहुत बड़ी खुशी हासिल की थी और एक मशगला भी। गुलाम जावा उस वक्त एक विलन का रूप धारे हुए घोड़े की सवारी के लिए तैयार था। सीन में शायद उसे घोड़ा दौड़ाते हुए नील कमल को उठाकर घोड़े पर बिठाना था और उसे लेकर फरार होना था। इसके लिए उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लिबास पहना हुआ था। तमाम सीन तैयार हो गया। डायरेक्टर ने कैमरा ऑन करने के लिए कहा। गुलाम जावा ने घोड़े को पकड़कर सीधा किया और उसके बाद घोड़े पर सवार होने की कोशिश की। लेकिन घोड़े पर सवार होने के बाद जब उसने घोड़ा दौड़ाया तो घोड़ा इस तरह दौड़ने लगा जैसे वो तो आगे दौड़ना चाह रहा हो, लेकिन कोई पीछे से दुम पकड़कर उसे खींच रहा हो। ये एक अजीब अहमकाना कैफियत पैदा हो गई थी। मैंने मुंह फाड़कर रजब अली को देखा और ये सिर्फ मैं ही देख सका कि रजब अली ने इस तरह दोनों मुट्ठियां भींची हुई थी जैसे उसने कोई चीज़ पकड़ रखी हो। घोड़े की दुम बिल्कुल सीधी हो रही थी। रजब अली सब कुछ कर सकता था।
अचानक ही घोड़ा लिफ हुआ और गुलाम जावा नीचे गिर पड़ा। वो बुरी तरह भड़क कर खड़ा हो गया और इसके बाद वो गुस्से से आगे बढ़कर घोड़े को पकड़कर उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तेजी से वो घोड़े की पुश्त पर पहुंचा तो दूसरी तरफ जा गिरा और इसके बाद ये कैफियत मुसलसल हो गई। घोड़ा गुलाम जावा को अपनी पुश्त नहीं छूने दे रहा था। उधर शेख साहब मुंह फाड़े खड़े हुए थे। अरे इसको क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे इसका बाप भी घोड़े पर न बैठा हो, उसने चीख कर कहा। अरे गुलाम जावा, ये क्या करता है यार? मैं क्या करूं सेठ, घोड़ा अड़ी कर रहा है। इससे पहले तू कभी घोड़े की पीठ पर बैठता है? मैं घोड़े की पीठ पर पैदा हुआ था। यार आदमी बन, अभी तो इस काबिल है कि तेरे को विलन के रोल के लिए कास्ट किया जाए। क्या कह रहे हो शेख साहब, होश में तो हो? अभी मैं होश में हूं या नहीं? तू तो होश में है। दूसरा घोड़ा मंगवाओ, ये घोड़ा पागल हो गया है। गुलाम जावा दांत पीस कर बोला। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ गुलाम जावा को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि वक्त ज़ाया हो रहा था, कई सीन करने थे। पिछला दिन भी इसी हंगामा राई की नज़र हो गया। फिर दूसरा और तीसरा घोड़ा भी चेक किया गया, लेकिन गुलाम जावा ने कई बार पटखनियाँ खाई थीं। ये बात तो मैं ही जानता था कि गुलाम जावा कम अज़ कम अब घोड़े पर नहीं बैठ सकेगा। शेख साहब आउट हो चुके थे और अब वो गुलाम जावा को बाकायदा गालियाँ बक रहे थे। शायद गुलाम जावा उनकी गालियाँ न सुन पाता, लेकिन उस वक्त कैफियत ही ऐसी थी, हर शख्स हंस रहा था। बहरहाल ये सीन नहीं हो सका। शेख साहब सर पकड़कर बैठ गए और फिर उन्होंने गुस्सीले लहजे में कहा, देख गुलाम जावा, सारी बात अपनी जगह, तू बड़ा आर्टिस्ट है, मगर सीन मेरे को यही करना है, सीन नहीं बदल सकता मैं। सेठ साहब आप ऐसा करें कि घोड़े की जगह जीप इस्तेमाल कराएं। नहीं बाबा, क्या बोलता है, पूरी कहानी खराब हो जाएगी। तू जानता है कि बड़े राइटर की कहानी है, मैं इसमें गड़बड़ नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया जाए? ये तो बड़ी परेशानी हो गई। अभी सीन को ख़त्म कर दो, बाद में देखेंगे। वैसे एक बात बोले, गुलाम जावा मुआफ़ी मांगता है। मुआफ़ी मांगता है? खुदा का शुक्र है कि अभी तुम्हारा पहला ही सीन था। ऐसा करो जफ़र भाई, अभी किसी और बंदे को शहर से बुला लो, हमें यह सीन करके ही इधर से जाना है। सेठ साहब आप दूसरे सीन कर लीजिए, मैं कल तक अपने आप को फार्म में ले आऊँगा। अरे बाबा पहले तुम अपने आप को यूनिफॉर्म में ले आओ, बात करता है। शेख साहब सख्त नाराज़ हो गए थे। गुलाम जावा तेज तेज कदमों से वहां से चला गया और रजब अली ने ज़ेबा के कान की तरफ मुंह करके कहा, सिस्टर ये अगर जीप में बैठेगा तो जीप नहीं चल सकेगी। वो गुलाम जावा है और मैं मिस्टर जावा, क्या समझी? मगर ये बस बस, दो भाइयों की बहन हो, इतनी हैरत का मुजाहरा मत करो, देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, रजब अली ने कहा। ज़ेबा फटी फटी आंखों से हम दोनों को देख रही थी, लेकिन वह मुंह से कुछ ना बोली, तफरीहात जारी नहीं। जब रजब अली ने यह तय कर लिया कि गुलाम जावा को यह सीन नहीं करने देगा तो फिर भला क्या मजाल कि वो सीन हो जाता। सब लोग सर मार मार कर मर गए। ये सीन घोड़े पर ही होना था, लेकिन बहालत मजबूरी इसे जीप पर करने की कोशिश की गई। लेकिन जब गुलाम जावा जीप दौड़ाता हुआ नील कमल के पास पहुंचा और उसे ज़बरदस्ती उठाकर जीप में बिठाया तो जीप का इंजन बंद हो गया और वो आगे ना बढ़ सकी। कई बार यह सीन किया गया, जीप को रिवर्स करके पीछे ले जाया जाता तो वो चलती थी, फिर दौड़ती हुई उस जगह तक आती थी जहाँ नील कमल मौजूद थी। सब लोग हैरान थे। आखिर ये सीन ही ख़त्म कर दिया गया और दूसरे कुछ सीन किए गए जो गुलाम जावा के नहीं थे। तफरी अच्छी खासी थी। गुलाम जावा बुरी तरह झिलाया हुआ था। एक दिलचस्प मौके पर शेख साहब ने उससे कहा, भी जावा भाई, अभी ऐसा लगता है भाई कि तेरा तकदीर ख़राब हो गया है। किसी का दिल तो नहीं दुखाया? कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिससे किसी की आह लग गई हो तुझे? शेख साहब आप अपने काम से काम रखिए। आप चाहें तो मुझे इस फिल्म से ही निकाल दें, मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता। आपको पता है कि मेरे पास बहुत काम है। अगर ऐसे ही काम करोगे तो सब लोग तुम्हारे पास से भाग जाएंगे। न तुमसे घोड़ा दौड़ाया जा रहा है, न जीप चलाई जा रही है। आपका घोड़ा भी गलत है और जीप भी। और फिर गुलाम जावा दूसरी गाड़ी लेकर वहां से चला ही गया। सारा काम खराब हो गया था और शूटिंग पैक हो गई। उधर शेख साहब ने भी फैसला किया कि यहाँ से शूटिंग पैक करके यूनिट को यहाँ से वापस ले जाया जाए। रात को रजब अली मेरे पास आया और बोला, वो चीफ, एक अहम बात हो गई है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या बात? तो रजब अली बोला कि उसे जिन्नात ने वापस बुलाया है, इसलिए वह कुछ अरसा के लिए मुझसे जुदा हो रहा है। रजब अली ने मजीद कहा कि ज़ेबा की खासी माली इमदाद करके वह उसे उसके घर छोड़ाया है। अब उसे ज़िंदगी में रोज़ी कमाने के लिए कोई मसला नहीं होगा। वह जो चाहे कारोबार शुरू कर सकती है, कारोबार ना भी करे तो सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार सकती है। इसके बाद रजब अली ने सनसनीखेज़ इंकशाफ किया कि शमशेरा का पता जिन्नात ने उसे बताया है। वो महादेव नामी पुजारी के कब्जे में है, जो उसे लिए एक जगह से दूसरी जगह घूम फिर रहा है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने रजब अली से पूछा कि मेरी शमशेरा इस वक्त कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि शमशेरा द्वारकानाथ मंदिर में है। चीफ, तुम शमशेरा का पता लगवाओ, मैं जिन्नात से जाकर मिलता हूँ, और अगर ज़्यादा देर ना लगी तो जल्द ही तुमसे आकर मिलूंगा। इसके बाद रजब अली मुझसे रुखसत हो गया
और मैं सब कुछ छोड़कर शमशेरा की तलाश में निकल पड़ा। मैं पहली ट्रेन से दिल्ली पहुंच गया। द्वारकानाथ के यहाँ से शमशेरा को नाग पद्मनी का पुजारी महादेव भगवान की दासी बनाकर दे गया था। एक तवील सफर के बाद मैं वीरचंदी जा पहुंचा, जहां यात्रा जारी थी। नाग पद्मनी का मंदिर पुरस्कार शोहरत का हामिल था। बेशुमार सांप यहाँ के बड़े पुजारी महादेव के गुलाम थे और मंदिर की दासियों के पहरे पर मामूर थे। यहाँ मैंने वो दहशत अंगेज और अजीबोगरीब मंजर देखा जिसमें सांप लड़कियों की बू महसूस किया करते और फिर उनकी मदद से उनकी चौकसी किया करते। यहाँ एक लड़की ने मुझे बताया कि शमशेरा को महादेव ने संताहारी करार देकर देवी बनाने के लिए संता बेला की जेरे जमीन मंदिर में पहुंचा दिया है और वो भी सांपों वाले अमल से गुजर चुकी है और उसका यहाँ से जिंदा निकल जाना नामुमकिन है। संता बेला का मंदिर वो इलाका था जहाँ कोई मुसलमान कदम नहीं रख सकता। शमशेरा को वहां से निकालने के लिए मुझे रजब अली की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। लड़की मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। मैं तो ख़त्म हो चुकी हूँ। अब संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मैं महादेव के मंदिर में नाचती गाती रहूं। मेरे जीवन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो ये अल्फाज अदा करके गमज़दा से अंदाज में खामोश हो गई और मैं गौर करने लगा। लड़की कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई थी। एक बार उसने अपनी बड़ी बड़ी निगाहें उठाकर मुझे देखा। उन निगाहों में एक अनोखी तड़प थी कि मेरी आंखें झुक गईं। मेरा दिल चाहा कि मैं उससे कहूँ, लड़की, मेरी ज़िंदगी मामूली ज़िंदगी नहीं है। ना जाने क्या क्या देखा है मैंने इस कायनात में और सारे मराहल से गुजरने के बावजूद शमशेरा मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रही है। वो जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता जो शमशेरा के लिए मेरे दिल में है। लड़की को उसकी देर तक की खामोशी का एकदम एहसास हो गया और उसने गर्दन उठाई और मुझे देखते हुए बोली, नहीं, कुछ मत सोचो मेरे बारे में। मैं तो जीती जागती हूँ ही नहीं, मर चुकी हूँ। मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ। उसके लहजे में आंसू गूंद गए। मेरे माबूद, बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब मैंने तुझे याद किया है। अपनी इस कोताही पर शर्मसार हूँ और एक बात अच्छी तरह जानता हूँ, वो ये कि जब इंसान अपनी बेऔकात जिद्दोजहद से थक कर चारों तरफ देखता है तो उसे सिर्फ एक ही ज़ात नजर आती है, तू, और सिर्फ तू। वो तुझसे ही मांगने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो तेरा फ़कीर है और तेरे सिवा उसे कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे मालिक, मैंने ज़िंदगी तेरे अहकामात से दूर रहकर गुजारी है। कुछ ज़रूरत ही नहीं समझी थी अपनी ज़िंदगी के लिए, लेकिन अब शमशेरा मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। तभी मेरे अंदर का मुहासिब उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ उभरी, सुनो। हाँ, कौन है? मैंने चौंक कर पूछा। तुम्हारा मुहासिब। मुहासिब कहाँ हो? तुम्हारे अंदर? अंदर? हाँ, क्या बात है? तुम अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार रही हो। मैं सोता रहता हूँ, लेकिन जब तुम कोई ऐसी ख्वाहिश करते हो तो मुझे अपना रजिस्टर लेकर जागना पड़ता है। कैसा रजिस्टर? मैंने घबरा कर सवाल किया। इससे पहले भी, बल्कि कुछ ही वक्त पहले, मैंने तुम्हारे अंदर से सवालात किए थे। तुम अपने बारे में सोच रहे थे और मैंने तुमसे सवालात किए तो तुम खामोश हो गए। लेकिन आज फिर तुम अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हो। क्या तुम अपनी ज़ात की कहानी से वाकिफ हो? मैं अपने अंदर के मुहासिब से खौफजदा सा हो गया और मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, अपनी ज़ात की कहानी? हाँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, कायनात में कोई और ऐसी कुव्वत है जो किसी को कुछ दे सके? अगर अपने आप पर गौर कर लो तो इतना कुछ मालूम हो जाए कि शश्तर रह जाओ। पैदा हुए थे तो कुदरत ने तुम्हें शबलीसियत से नवाजा था। एक ऐसी पुरस्कार कुव्वत अता करके तुम्हें भेजा गया था जिससे अगर तुम ईमानदारी से काम लेते तो दुनिया की भलाई के लिए ना जाने क्या क्या कुछ कर सकते थे। लोगों के जहनों को पढ़ना, उनके अंदर के एहसासात को खोल लेना, उनकी हकीकतों से वाकिफ होना कोई मामूली बात तो नहीं थी। और फिर तुम अपनी तनवीमी कुव्वत से ना जाने क्या क्या काम ले सकते थे। मगर तुमने उनसे क्या काम लिया, ये अंदाज़ा है तुम्हें? शतरंज के मोहरे तुम्हारे इशारे पर चलते थे। शतरंज तुम्हें बताता था कि अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त देने के लिए तुम्हें कौन सी चाल चलनी है। बहुत बड़ा नाम कमा लिया तुमने कि अपनी कोशिश और अपनी जिद्दोजहद से। क्या यह उस पुरस्कार कुव्वत का करिश्मा नहीं था? तुमने उसे अपनी ताकत समझ लिया, शबलीसियत तुमने अपनी मलकियत समझ ली और इसके बाद तुम्हें सबक देने के लिए जगरा जनराज जैसे शैतान को तुम्हारी तरफ मुतवज्जा किया गया और तुम्हें उसकी तरफ। और उसके बाद शिकस्त और रीख्त का ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि तुम अपनी बहुत सारी कुव्वतें खो बैठे। तुम्हें नुकसान उठाने पड़े। क्या उन नुकसानात से तुमने अपने आप को संभाला? तुम्हारी शबलीसियत की ताकत तुमसे छिन गई। छीनने वाला कौन था इस बात को भूल जाओ, लेकिन तुम्हें जो शिकस्त पर शिकस्त हुई उसका तुम्हें अंदाज़ा है। यहाँ तक कि तुम्हें रजब अली मिला। क्या तुम रजब अली के साथ मिलकर इंसानियत की भलाई के लिए दुनिया का हर वो काम कर सकते थे जो इंसानों की बेहतरी के लिए हो? लेकिन तुमने कभी यह सोचा ही नहीं। अपनी ज़ात की तकमील के लिए मुतहर्रिक रहे। क्या क्या कुव्वतें तुम्हें हासिल नहीं हुई?
मगर तुमने उनसे क्या हासिल किया? एक लड़की की मोहब्बत बस काफ़ी थी। तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए नहीं आकिल रफ़ीक। जब तक अपने आप में खोए रहोगे दुनिया से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल जब भी अकल आ जाए अब भी संभल जाओ। एकदम से दिमाग को झटका लगा। उसी वक्त उस लड़की कौशल की आवाज़ उभरी। सो गए क्या महाराज? मैं चौंक कर आंखें फाड़ने लगा। क्या हो गया था तुम्हें? नींद आ गई थी क्या? हाँ कौशल, नींद ही आ गई थी, मैंने टूटी हुई आवाज़ में कहा। तो सो जाओ, मैं चल रही हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुनो। कुछ अजीब अजीब से हो रहे हो तुम। ना जाने मुंह ही मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भूल गई हो कि मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, कौशल ने कहा। मैं उसे अपनायत की निगाहों से देखने लगा। बड़ी हमदर्द लड़की थी। मैंने उसे कहा, कौशल, एक अजीबोगरीब जिंदगी गुजारी है मैंने। यूं समझ लो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े ऐश किए हैं। बहुत सी जगह मैं अपने दुश्मनों के जाल में भी गिरफ्तार रहा, लेकिन उनसे निकल आया। इंसान बड़ी अजीब चीज़ होती है। वो लड़की जिसका नाम शमशेरा है मुझे उस दौर में मिली थी जब सही मायनों में मुझे बहुत से मामलात से वाकफियत नहीं थी। मैं उसकी मोहब्बत का असीर हो गया। फिर तवील अरसे तक वो मुझे नहीं मिली और शमशेरा इंतहाई बुरे अंदाज में मुझसे दूर हो गई। कौशल, मुझे पता चला कि वो कैसे अजाबों का शिकार हुई है तो मेरा दुख ज़्यादा शदीद हो गया, वरना दूसरी सूरत इस कदर संगीन न होती। बेशक मैं उसे तलाश करता मगर ये दीवानगी मुझ पर सवार न होती। मैं समझती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, वो अजीब से लहजे में बोली। कौशल, तुम मेरी दोस्त हो, बोलो क्या कह रही हो? बड़ी खुशनसीब है वो। कौन? शमशेरा? खुशनसीब? हाँ, तुम उसे खुशनसीब कहोगी। वह जिस तरह अजाब में गिरफ्तार हो गई है कि उसका बचना भी मुश्किल नजर आता है। ना जाने उस पर क्या क्या गुजरी होगी। वो शैतान का चेला महादेव ना जाने क्या वहशतनाक सलूक उसके साथ कर चुका होगा, और इसके बाद भी तुम उसे खुशनसीब कह रही हो। मैं उसे खुशनसीब इसलिए कह रही हूँ कि उसे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्रेम हासिल है। अगर किसी को ऐसा प्रेमी मिल जाए जिसके दिल में उसके लिए ऐसी तड़प हो तो मैं उसे खुशनसीब ही कहूँगी। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रेमिका को महादेव के चुंगल से निकालने के लिए खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं कौशल, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। तुम समझते नहीं हो, मैं खुद इस जहन्नुम से निकलना चाहती हूँ। हो सकता है तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी भी बच जाए और मुझे भी इन खूनी पुजारियों और सांपों से घिरी बदतर जिंदगी से निजात मिल जाए। मगर तुमने जो तफसीलात मुझे बताई हैं, क्या वो खतरनाक नहीं होंगी? संथा बेला तक क्या सांप तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। देखो, मेरी बात सुनो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, खुद भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने गहरी सांस ली। बहुत से किरदार मुझे ज़िंदगी में मिले थे और उनमें अजीबोगरीब शख्सियतें पोशीदा होती थीं। कौशल भी बहादुर लड़की थी और उसका दिल इंसानी हमदर्दी से लबरेज था। वो हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही थी। बहुत से अंदाजे मुझे हो रहे थे, वो गलत नहीं कह रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से सांपों को उसके बदन का तवाफ करते देखा था। उसने मेरे सामने उसके होंठों पर डसा था और मुझे अब यह अंदाज़ा अच्छी तरह हो गया था कि जहरीले सांप इस लड़की का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल बहुत सी पुरस्कार बातें सुनने को मिली थीं जो मेरी ज़िंदगी में थीं। बेशक गुरु जगराजन राज ने मेरे लिए बड़े बड़े गहरे गड्ढे खोदे थे और मुझे उन गड्ढों से निकलने के लिए बेशुमार बार जिंदगी की बाजी लगानी पड़ी। लेकिन यह भी एक अजीबोगरीब बात थी। अलबत्ता यह फैसला मैंने कर लिया कि यह सांप कितने ही खौफनाक क्यों ना हो, मैं इन्हें हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल इसके बाद कौशल खड़ी हो गई और उसने कहा, आओ बाहर आओ। मैं बाहर आ गया तो उसने मोमबत्ती फूंक कर बुझा दी और खुद भी बाहर आ गई। बाहर गहरी तारीक रात फैली हुई थी। हम उस वक्त जंगल के मशरकी किनारे पर थे। घना और खतरनाक जंगल यहाँ से थोड़े फासले पर जाकर ख़त्म होता था, मगर उस जगह भी ये जंगल काफ़ी हैबतनाक था। ज़रा भी पत्तों में सरसराहट होती तो यूँ महसूस होता कि अब यहाँ से कोई खौफनाक दरिंदा निकल कर हमला कर देगा। हम दोनों अंधेरे में आगे बढ़ गए। तालाब के करीब पहुंचकर वो रुकी और बोली, कल आधी रात के बाद इधर ही आ जाना, मैं भी आ जाऊंगी और बस हम यहाँ से चलेंगे। वैसे कौशल, तुमने मुझे फासले के बारे में अभी सही तौर से नहीं बताया। बता दूंगी, अब इतनी जल्दी भी क्या है, साथ तो चल रही हूँ ना तुम्हारे। बहरहाल मैं वापस आकर मंदिर की कोठरी में लेट गया। ना जाने क्यों मुझे इस बात का एहसास था कि आगे की सूरत हाल खासी खतरनाक होगी। ख़ास तौर से कौशल की कुर्बत मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देगी। अगर वो मुझे संथा बेला का सही पता बता देती तो मैं अकेले ही यह सफ़र करता, और वक्त जैसे कि मेरी मदद करता रहा है और जैसा कि मेरा ईमान है कि ज़िंदगी वक्त से पहले कभी नहीं जाती। मैं जानता था कि खौफनाक जहरीले सांप कौशल का पीछा करेंगे और यह भी इम्कान है कि उसके फरार का इल्म होने के बाद ये खूंखार बदमाश पुजारी भी उसको ख़त्म करने के लिए इसके पीछे लग जाएं। फिर इसके बाद ये बात भी थी कि वो मेरे साथ फरार होकर संथा बेला जा रही है, यानी दुश्मनों की कैद से फरार होकर दुश्मनों ही के पास जा रही थी।
संथा बेला में भी जहरीले सांप और खूंखार पुजारी मौजूद थे। गर्ज ये कि मैं बहुत सारी बातें सोचता रहा। मेरा जहन अपनी मालूमात के मुताबिक भी सफ़र कर रहा था। रजब अली भी बार बार याद आ रहा था। हकीकत ये थी कि मेरे और रजब अली के दरमियान ये बहुत ख़ास बात रही थी कि जब मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता तो रजब अली मेरे साथ ना होता था। बहुत से ऐसे मरहले होते जब मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान पहुंच गया और मेरी आरजू रही कि काश रजब अली उस वक्त मेरे हमरा होता तो मुझे इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़ता। लेकिन क्या करता, उजारादारी तो नहीं थी मेरे लिए सच्ची बात यह है कि संथा बेला का सफ़र कोई मुश्किल काम ना होता अगर रजब अली मेरे साथ होता। आगे के रास्ते इंतहाई गुंजान, दुश्वार गुजार और ख़तरनाक पहाड़ी जंगलात पर मुश्तमिल थे। उन जंगलात में हर किस्म के दरिंदे और हशरातुल अर्ज़ पाए जाते। बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक उन जंगलात में बाज़ ऐसे गोशे भी हैं जहां आज तक कोई शिकारी भी नहीं पहुंच सका। ये इलाके बहुत ही ख़तरनाक तस्वुर किए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें ऐसी अजीबोगरीब दास्तानें फैली हुई हैं कि अंदाज़ा न हो सके। बहरहाल ना जाने कितनी देर मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा जागता रहा। फिर मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह सूरज निकल आया जब मैं जागा। वो दिन भी मैंने मंदिर की चार दीवारें में ही रहकर गुजार दिया। रात हो गई तो मैंने तैयारियां शुरू कर दी। मुझे सिर्फ ज़हनी तौर पर ही तैयार होना था, कोई सामान वगैरह मेरे पास नहीं था। शेव बुरी तरह बड़ा हुआ था। मैंने ठोड़ी पर हाथ फेरा तो बड़ी अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। बहरहाल मैंने एक शख्स से शेव बनवा ली और फिर तालाब वगैरह में जाकर गुस्ल किया। नई धुली हुई कमीज़ पहन ली। कोट मैंने पहले ही कहीं फेंक दिया था। ठंडे कपड़े की मामूली सी जर्सी मौसम की सर्दी से बचाने के लिए मेरे पास मौजूद थी। वैसे भी इस जर्सी की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनमें मेरा कुछ ज़रूरी सामान था। मसलन वो लिफाफा जिसमें शमशेरा की तस्वीर थी, कुछ करेंसी नोट वगैरह जिनकी ज़रूरत बहरहाल मुझे पड़ सकती थी। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ मेरे पास थी वो 12 इंच का वो चाकू था जो खटके से खुल जाता था और बड़े काम की चीज़ था। दिन गुजर चुका था, रात हो रही थी। मैं वापस आकर चारपाई पर लेट गया और अंदाजे से आंखें बंद करके चारपाई पर देर तक लेटा रहा। फिर इसके बाद उठकर मंदिर के कमरे में गया। दीवार पर लगी घड़ी रात के 10 बजा रही थी। अभी 1.5 घंटा और गुजारना था। कौशल के बारे में मुझे ये मालूम था कि ठीक आधी रात के बाद तालाब में आ जाएगी। बहरहाल मैं मंदिर के उस कमरे में बैठा रहा। उसे कमरा कहना गलत बात थी। ये कदरे कुशादा कोठरी थी। इसमें कई औरतें मर्द चटाइयाँ बिछाए लेटे हुए थे। यात्रियों वाले लिबास, लंबे कुर्ते और धोतियाँ पहने हुए थे। लेकिन एक ऐसा आदमी नजर आया जिसने पतलून, कमीज और जैकेट पहनी हुई थी। दीवार के करीब एक आदमी बैठा हुआ था और ना जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि वो 2-3 बार मुझे घूर कर देख चुका है। पता नहीं कौन है, हो सकता है इंडियन सिक्योरिटी का आदमी हो। बहरहाल ये सब कुछ मेरे लिए इंतहाई खौफनाक था, और वो भी इसलिए कि रजब अली मेरे साथ नहीं था। ना जाने क्यों मेरे जहन में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। इस वक्त अगर कोई रुकावट दरमियान में आ गई तो सारा मसला ख़राब हो जाएगा। कोई ऐसा अमल होना चाहिए कि मैं इस आदमी की निगाहों से ओझल हो जाऊं, जिसके बारे में अब मुझे यकीन हो गया था कि वो बार बार मुझे घूर रहा है और किसी तरह मेरे लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। एक लम्हे के अंदर मेरे बदन में चिंगारियां सी दौड़ गईं। संताहारी जाकर शमशेरा को हासिल करने का यही रास्ता था कि मैं दूसरी तमाम उलझनों से दूर रहूं। अगर इस वक्त ऐसा कोई शख्स जो मशकूक नज़र आ रहा है मेरे पीछे लग गया तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। बेचारी कौशल ने मेरे लिए जान की बाजी लगा दी। उसे भी इस तरह तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है कि कोई गड़बड़ दरमियान में न होने पाए। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे निजात कैसे हासिल की जाए। बस एक ही तरकीब थी कि मैं उसे जुल देकर किसी तरह मंदिर के पिछले जंगल वाले तालाब और कोठरी की तरफ निकल जाऊं। अगर मैं इसे हलाक करने की कोशिश करूं तो मुमकिन है कोई और नई मुसीबत खड़ी हो जाए, और फिर किसी शख्स को सिर्फ शुबे की बिना पर हलाक करना अच्छी बात तो नहीं थी। ये काम मैं इतनी बार कर चुका था और इस तरह कर देता था कि अब मेरे लिए प्रोग्राम बनाकर किसी की ज़िंदगी लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। लोग मुझे नरम चारा समझते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैं अपनी जगह से उठा और कोठरी से निकलकर अंधेरे में मंदिर के अकबी हिस्से की तरफ चल पड़ा। मंदिर का ये इलाका दिन के वक्त भी खाली रहता था। रात के वक्त तो यहाँ सन्नाटा इस कदर होता कि दिल हौल जाए। अभी मैं मंदिर के अकबी छोटे दरवाजे से 6-7 कदमों के फासले पर चला था कि पीछे से मुझे आवाज़ आई, भाई ज़रा रुकना। मैंने रुककर पीछे देखा तो मुझे अंधेरे में कोई अपनी तरफ आता नजर आया, और यह वही शख्स था जिसकी वजह से मैं ज़हनी उलझन का शिकार हो गया। वो कुछ और करीब आया तो फिर किसी शुबे की गुंजाइश नहीं रही। अच्छे कदो कामत का आदमी, उसने अपना सीधा हाथ अपने कुर्ते की जेब में डाला हुआ था। मैं उसे सवालिया अंदाज में देखता रहा और फिर उसने मुझसे कहा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? नाम भी छोड़ो, काम भी छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? मेरा मतलब है यहाँ कैसे आए?
नाग पद्मिनी के दर्शन के लिए आने वाले लोगों से यह सवाल किसी बेवकूफ़ आदमी के मुंह से ही निकला हुआ महसूस होता है। मैंने बेखौफी से कहा, आदमी तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मगर अच्छा ज़रा आओ, बाहर आ जाओ। क्या तुम कोई बदमाश हो, गुंडे हो, या यहाँ के कलेक्टर हो? तुम्हारा अंदाज क्या है? भाई मैं कुछ नहीं हूँ, ये देखो, ये मेरी शनाख्त है। ये कहकर उसने कुर्ते की जेब से हाथ निकाला तो उसमें रिवॉल्वर दबा हुआ नजर आ रहा था। लूटना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। फिर? बस तुम्हारे बारे में तस्दीक चाहते हैं। मगर क्यों? ये तुम्हें वो बताएगा, उसने कहा और हाथ से इशारा किया। एक और आदमी आ गया। शनाख्त तो सही नहीं है हमारे पास, लेकिन तुम एक बात बताओ कि चेहरे से ये मुसलमान नहीं लगता। लगता तो है। तुम्हारा क्या ख्याल है, देवी के दर्शन के लिए मुसलमान भी यहाँ आते हैं? आते तो नहीं, मगर कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे लिए दिलचस्पी का बायस होते हैं। तुम ये बताओ, द्वारकानाथ को जानते हो? द्वारकानाथ? हाँ। तो क्या तुम द्वारकानाथ के साथियों में से हो? अगर ऐसा है भाइयों, तो तुमसे अच्छा तो मेरा दोस्त और कोई भी नहीं हो सकता। मैंने अजीब से अंदाज में दोनों हाथ फैलाए। उनसे इस हल्की सी गुफ्तगू के दौरान मैंने इस सूरत हाल का जायजा ले लिया था। क्या मुझे क्या करना है? यहाँ ये दोनों ही मालूम होते थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। और बहरहाल 2 अफराद से निमटना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने इस किस्म की अदाकारी की कि वो एक लम्हे के लिए ज़रा बौखला से गई। किसी से मोहब्बत का यगानगत का इजहार किया जाए तो उसके एसाब ढीले पड़ जाते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता था और उस वक्त इससे फ़ायदा उठाना चाहता था। चुनाचे मैंने एक ज़ोरदार ज़रब रिवॉल्वर वाले आदमी के बाजू पर रसीद की और उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो लोग लड़ने भिड़ने के माहिर नहीं मालूम होते थे, या अगर थे भी तो उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उनका मद्दे मुकाबिल क्या है। मेरी ज़िंदगी में तो ये सारे खेल ना जाने कितनी बार हो चुके थे। उन्होंने फ़ौरन ही यह हमाकत की कि दोनों मुझसे गुत्थम गुत्था हो गए। इसके अलावा किसी और को उन्होंने आवाज़ नहीं दी। इसका मतलब यह था कि उनके साथ कोई तीसरा आदमी नहीं है। जैसे ही वह मुझसे गुत्थम गुत्था हुए, मैंने दोनों की गर्दनें अपने आहनी बाजू में जकड़ ली और एक खास जाविये से सिर्फ चंद झटके दिए और उनके हलक से बत्तख की जैसी आवाज़ें निकलीं। असल में सूरत हाल ये थी कि अगर मैं उन पर सच्चा वार करता तो हो सकता है उनकी चीखों पुकार कुछ और आदमियों को भी उस तरफ मुतवज्जा कर देती, या फिर मुमकिन है कि उनके अपने ही आदमी इर्द गिर्द मौजूद हों और उनकी चीखों पुकार सुनकर उनके पास पहुंच जाएं। चुनाचे जोर झटके मैंने उनकी गर्दनों को दिए थे। फिर इसके बाद उनकी गर्दनों की सलामती मुमकिन नहीं थी। उनके जिस्म मेरी गिरफ्त में ढीले पड़ गए और मैंने उन्हें छोड़ दिया। वो रेत की बोरियों की तरह नीचे गिरे थे। बहरहाल अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे ये 2 इंसानों की ज़िंदगियाँ लेनी पड़ी। दोनों बड़ी आसानी से मौत की आगोश में चले गए। मैं उस तरफ गया जिधर रिवॉल्वर गिरा था। मैंने झुककर रिवॉल्वर उठा लिया। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ था। मैगजीन चेक किया तो रिवॉल्वर भरा हुआ था और उससे सेफ्टी कैच भी हटा हुआ था, यानी सिर्फ ज़रा सी कोशिश से रिवॉल्वर चल सकता था। मैंने लॉक करके जेब में रखा और फिर उन दोनों की लाशों को घसीटकर मंदिर की दीवार के पास अंधेरे में डाल दिया। अब मुझे इस बात की फिक्र तो नहीं थी कि सुबह जब इन दोनों की लाशें मिलेंगी तो क्या होगा। मैं तो यहाँ कुछ वक्त का मेहमान था। इस काम से फारिग होकर मैं जल्दी से मंदिर की दीवार वाले अकबी रास्ते से बाहर आ गया। मुझे एहसास था कि अभी रात नहीं हुई, लेकिन 2 आदमियों की लाशें ढेर करने के बाद मेरा मंदिर में रहना ठीक नहीं था। तालाब के आसपास रात की तारीकी थी। मुझे रास्ते का इल्म था। मैं चलते चलते जंगल के शुरू के दरख्तों में पहुंच गया। कुछ फासले पर वो पुरानी खंडरनुमा कोठरी थी जहां कौशल ने मुझे अंदर आने के लिए कहा। कोठरी में दाखिल हुआ तो अंदर गर्मी और हबस था। चुनाचे बाहर निकलकर चबूतरे पर एक तरफ बैठ गया। जंगल पर सन्नाटा छाया हुआ था और तालाब की तरफ से झींगरों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। हवा बिल्कुल बंद थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। जंगल की तरफ से देवदार और महागनी के दरख्तों और दलदलों में उगी हुई घास की सीलन हवा के झोंकों के साथ आ रही थी। मेरा रुख चूंकि तालाब की तरफ था, इसलिए ये कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। उस तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जिनमें अंधेरा छाया हुआ था। थोड़े फासले पर एक छोटी सी पगडंडी नजर आ रही थी जो अंधेरे में एक सफ़ेद लकीर की मानंद चमक रही थी। मैं अपने तौर पर हिसाब लगाने लगा कि मैं रात के 10 बजे मंदिर से निकला। इन लोगों के साथ खेल कूद में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगे होंगे और इस वक्त 10:30 या 11:45 का टाइम होगा। मैं खामोश बैठा रहा। मच्छर कुछ ज़्यादा ही थे और मच्छरों को मारकर अपने आप को ज़नखा कहलाना मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैं उठकर टहलने लगा। बस इसी तरह वक्त गुजरता रहा। कभी उठकर टहलने लगता, कभी चबूतरे पर बैठ जाता। मुझे एहसास होने लगा कि रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है। कौशल अभी तक नहीं आई। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में वसवसे पैदा होने लगे कि कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई। मुझे एहसास था कि वो इंतहाई मखदूश हालात में से निकल कर आने वाली है। हो सकता है ऐन वक्त पर बदमाश पुजारी उसके गिर्द फैल गए हों, या फिर महादेव ने उसे अपने पास बुला लिया हो। वहाँ कुछ भी हो सकता था। ये ख्याल आते ही दिल में कुछ बेचैनी सी पैदा हुई। मैं देर तक टहलता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद
दरख्तों के नीचे जो पगडंडी या वीरान रास्ता जो मंदिर के तालाब की तरफ आता था उसे देख लेता। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। एक बार मेरी नजरें उस तरफ रुक गईं तो मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई चीज हिल रही है। रुककर उसे गौर से देखने लगा और फिर यह एहसास हुआ कि वो कोई इंसानी वजूद ही है जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो नुमाया होता चला गया। मैंने कौशल को पहचान लिया। उसने अपने हाथ में कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज संभाल रखी थी। मेरे करीब पहुंचकर वो गहरी गहरी सांसें लेती हुई बोली, भगवान का शुक्र है, उन शैतानों के चुंगल से निकल कर आना बड़ा मुश्किल काम था। चलो जल्दी से आगे बढ़ो, आओ, मैंने कहा। वो ढलान से उतरकर कोठरी के खंडर के पीछे आ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चल रहा था। चंद कदम चलने के बाद वो रुकी और उसने कपड़े में लिपटी हुई एक बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसमें से पानी की तरह कोई शय जमीन पर और अपने आप पर छिड़कने लगी। ये क्या है? मैंने पूछा। बस जितनी एहतियात कर सकती हूँ उतनी एहतियात कर रही हूँ। मगर यह है क्या? एक खास जड़ी बूटी का अर्क है। इसकी बू मेरे जिस्म की बू को किसी हद तक खत्म कर देगी और मेरे पीछे आने वाला सांप भटक जाएगा। गुड। इसकी बू कितनी देर तक रहेगी? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे। मेरे पीछे आने वाले सांप को मेरी बू नहीं आएगी। उतनी देर में हम कोशिश करेंगे कि जितनी दूर निकल सकते हैं उतनी दूर निकल जाएं। मैंने यह तरकीब बड़ी मुश्किल से सोची है और फिर इस अर्क को हासिल करने में जितनी दिक्कत हुई थी सोच भी नहीं सकते। जाहिर है ऐसी चीजें तैयार तो नहीं रखी होती। उसने जड़ी बूटी के अर्क की आधी बोतल वहां छिड़क दी। कहने लगी, यहाँ नाग पद्मनी की हद खत्म होती है और मैंने यह हद पार कर ली है और इस वक्त तय खाने की पटारी में बंद काले सांप को मेरी फरार का इल्म हो गया है और वो अपने आप को पटारी से निकालकर मेरे ताक़ुब में चल पड़ेगा। अब हमें बहुत तेज चलना चाहिए क्योंकि सांप को यहाँ आकर मेरी बू आना बंद हो जाएगी और वह दूसरी तरफ को निकलकर मेरी बू पाने की कोशिश करेगा। उस वक्त बू नहीं आएगी तो कोई और सिमत तलाश करेगा। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। उसके बाद फिर मेरी बू जंगल में फैल जाएगी और नाग मंदिर का कोई और सांप मेरी तलाश में चल पड़ेगा। यूं लग रहा था जैसे वो पूरे जंगल से वाकिफ हो। अंधेरे में भी वो रास्ता आसानी से तय कर रही थी। हम जंगल के अंधेरे में जितना तेज चल सकते थे चल रहे थे। मैंने कौशल को यह बात बिल्कुल नहीं बताई कि मंदिर की दीवार के साथ 2 लाशें पड़ी हैं जिनकी गर्दनें मैंने तोड़ दी हैं। ये एक बिल्कुल अलग मसला था और कौशल को इन मामलों से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी। हम लोग आगे बढ़ते रहे। जिस रास्ते से कौशल आगे बढ़ रही थी उस तरफ इतने झाड़ झंकार नहीं फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम जंगल के मशरकी किनारे के साथ साथ आगे बढ़ रहे हों। एक जगह कौशल सांस लेने के लिए रुकी। वो जगह जहाँ ज़मीन के नीचे से छोटे बड़े पत्थर और चट्टानें निकली हुई थी वहाँ बैठ गई और यहाँ उसने बोतल में बचा हुआ जड़ी बूटी का खास पानी निकालकर ज़मीन पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक छिड़क दिया और बोली, इसके बावजूद अगर मेरा दुश्मन सांप मेरा ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक आ गया तो एक बार फिर उसे मेरे बदन की बू नहीं मिलेगी और वह रुक जाएगा। अभी हमें कितनी दूर और चलना होगा? तुम्हारे ख्याल में क्या संथा बेला इसी जंगल में है? क्या बात करते हो? संथा बेला जंगल से काफ़ी दूर है। अभी इस जंगल के बाद एक और जंगल आएगा। हम कल सूरज डूबने के बाद किसी वक्त वहां पहुंचेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी इसके बारे में बताया था कि वो जगह यहाँ से ज़्यादा करीब नहीं है। हाँ बताया था, मुझे याद भी था। फिर क्यों पूछ रहे हो? कुछ ना कुछ बात तो करना ही है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। अलबत्ता एक सवाल मेरे दिल में ज़रूर पैदा हुआ, वो ये कि ये नाजुक नम लड़की क्या इतना फासला बासानी तय कर सकेगी? क्योंकि अभी तक वो जिस अंदाज में मेरे साथ जंगल में चल रही थी उससे मैंने ये अंदाज़ा तो लगा लिया था कि ये दुबली पतली लड़की है तो बड़ी सख्त जान और यकीनन जंगल में पैदल सफ़र करने में मुश्किलें बर्दाश्त करने की आदी भी होगी। बहरहाल ये बात की बात है, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ से 10-15 मिनट बैठने के बाद हम फिर सफ़र पर चल पड़े। अजब इत्तफाक था कि रास्ते में हमें कोई जंगली दरिंदा वगैरह नहीं मिला। अलबत्ता एक मुकाम पर से गुजरते हुए कहीं शेर की दहाड़ ज़रूर सुनाई दी और उस वक्त कौशल ने कहा था, ये आवाज़ सुनी तुमने? हाँ शेर है, मगर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? आवाज़ से अंदाज़ा होता है। अरे क्या तुम शेरों की माहिर भी हो? मैंने सवाल किया और वो हंसने लगी। फिर बोली, माहिर तो नहीं हूँ लेकिन जाहिर है जंगलों में बहुत वक्त गुजारा है। मगर शेर यहाँ क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि उसने कोई शिकार किया है। शिकार? हाँ, अब वो शिकार खाने में मसरूफ़ होगा और पेट भरने के बाद बाकी शिकार को किसी महफूज जगह ले जाएगा और फिर आराम से सो जाएगा। तुम तो जंगल की रानी ही मालूम होती हो। फिल्मों में उन जंगली महारानियों को ज़रूर देखा है मगर जीते जागते पहली बार किसी जंगल की रानी को देख रहा हूँ। मैंने कहा। रानी? वह फीके से अंदाज में हंसी। हाँ क्यों? क्या ऐसी बात नहीं है? छोड़ो इन बातों में क्या रखा है। कौशल अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी क्या? उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा। कौन हो तुम? कब से इन लोगों के कब्जे में हो? कैसी कैसी मुसीबतों का शिकार हो? बताओगी नहीं? क्या फ़ायदा? मेरा तुम्हारा कौन सा जीवन भर का साथ है जो तुम मेरे बारे में जानो?
उसके लहजे में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उसे देखा, अंदाजा ये होता था कि वही औरतपन उसके अंदर भी उतर आया है। मैं शादीशुदा था, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझ पर नहीं किया था, लेकिन बहरहाल इतना तजुर्बा भी मुझे था कि किसी के भी लहजे को पहचान सकूं। क्यों चुप हो गए हो? वो बोली। नहीं, सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाने के लिए मजबूर तो नहीं करना चाहिए। बस एक बेकार सी कहानी है, कभी मौका मिला तो सुनाऊंगी। यूं समझ लो कि मेरे माता पिता बचपन में ही बिछड़ गए थे। मुझे एक पुजारी ने पाला। पुजारी का ये मंदिर यहाँ से दूर था, बस वहीं पली भड़ी हूँ। ओ, मगर जंगलों से तुम्हारी वाकफियत और इस तरह बंदराविंद देखा है कभी? उसने सवाल किया। कभी नहीं देखा। उसके मशरकी जंगलों में वो मंदिर था जहाँ मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा, और वहाँ मैंने इंसानों की फितरत के अलावा जानवरों की फितरत का भी तज्जिया किया है। इस छोटी सी उम्र में तुम्हें बहुत सी मालूमात हासिल हो गई हैं। हाँ, छोटी सी उम्र कह लो। मुझे तो लगता है जैसे मैं सदियों से जिंदा हूँ। बस जिंदगी कितनी बड़ी हो जाए और उसमें कोई दिलकशी ना हो तो इंसान को ऐसा ही मालूम होता है। मैं खामोश हो गया। हम लोग यूं ही सफ़र करते रहे। जहाँ घने दरख्तों की कमी होती वहाँ आसमान पर चमकते सितारे नजर आ जाते। सितारों की चमक से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि रात का कौन सा पहर है। फिर एक जगह हमें एक चश्मा नजर आया। यहाँ रुककर हमने पानी वगैरह पिया और थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ गए। फिर दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। मैं तो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन और आसान तरीन लम्हात से गुजरता रहा था। कभी सख्त ज़िंदगी और कभी इतनी आसाइशें कि इंसान उसे बर्दाश्त भी ना कर सके। बहरहाल लड़की भरपूर तरीके से अब तक सफ़र कर रही थी। हम दोनों ने रफ्तार ज़रा सी सुस्त कर दी। रास्ते में जहाँ कहीं जंगल में कोई मोड़ मुड़ने लगते तो कौशल रुक जाती। पीछे मुड़कर हवा में लंबे लंबे सांस लेकर कुछ सूंघने की कोशिश करती। जब पहली बार उसने ऐसा किया तो मैंने पूछा, ये तुम रुककर सूंघने क्या लगती हो कौशल? मेरा दुश्मन सांप मेरी बू सूंघकर मेरे पीछे आ रहा है और मैं उसकी बू सूंघने की कोशिश कर रही हूँ। क्या इतनी दूर से तुम्हें सांप की बू आ जाती है? हाँ, एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या? मेरे पिताजी सपेरे थे, समझे, और मेरी माताजी का ताल्लुक भी ऐसे ही एक कबीले से था जो नाग पकड़ते थे। मेरा दुश्मन सांप जो सारी रात मेरे बदन पर रेंगता रहा था, सैकड़ों मील से मेरे जिस्म की बू सूंघ लेता है, तो मैं भी काफ़ी फासले से उसकी बू ज़रूर सूंघ सकती हूँ। चूँकि मुझे इसका तजुर्बा है, मुझ पर नए नए इंकशाफ हो रहे थे। ज़िंदगी के किसी दौर में ऐसे पुरस्कार किरदार भी मुझे मिलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसमें भी कोई शक नहीं था कि कौशल एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी ज़िंदगी से जो दास्तान वाबस्ता थी और जो उसका अंदाज था वो बड़ी दिलकशी का हामिल था। अगर रजब अली होता तो लाजमी तौर पर इस सुपेरन की बेटी में दिलचस्पी लेता और बातें करती जा रही थी। कुछ देर के बाद उसने कहा, सुपेरे और सुपेरन ऐसी ऐसी कुव्वतों के मालिक होते हैं जिनका आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर ख़ास तौर से हिंदुस्तान में तो हमारे कबीले जगह जगह खाना बदोशों की शक्ल में फैले हुए हैं और उनके पास इंतहाई पुरस्कार अलूम भी हुआ करते हैं। वैसे ये कुव्वत हर सपेरे के पास नहीं होती। इसके लिए तो बड़े बड़े चिल्ले करने पड़ते हैं। सांपों के बीच गारों में रहकर सारी सारी रात तपस्या करनी पड़ती है। तुम हवाओं में सूंघकर सिर्फ सांपों की खुशबू मालूम कर सकती हो या फिर और चीज़ों का भी तुम्हें अंदाज़ा हो जाता है? वो मुस्कुराई, फिर बोली, ठहरो। अचानक वो रुकी और मेरे करीब पहुंच गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आता गया। मुझे यूं लगा जैसे वो अचानक ही किसी ऐसे जज्बे का शिकार हो गई वो जो इंसान के बस में नहीं होता। लेकिन फिर वह रुक गई और गहरे गहरे सांस लेकर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसका चेहरा थोड़ा सा नीचे झुका, गर्दन, सीना, कमर, और उसके बाद वो पीछे हट गई। ये क्या कर रही थी तुम? तो मैं सूंघ रही थी। मुझे? हाँ। क्यों? अब तुम अगर 10 मील दूर भी हो तो मैं 10 मील के फासले से तुम्हारी खुशबू पहचान सकती हूँ। बस यूं समझ लो ये मेरा ज्ञान है। अरे वाह। अच्छा ये बताओ आसपास और क्या है? मैंने उस लम्हे के एहसास को कम करने के लिए कहा और वो गर्दन उठाकर सूंघने लगी। फिर कुछ लम्हों के बाद बोली, थोड़े फासले पर कोई दरिया बह रहा है। क्या वाकई? हाँ, पानी की खुशबू आ रही है और थोड़ी देर के बाद दरिया की आवाज़ भी आ जाएगी। तो फिर क्या हमें दरिया पार करना होगा? मैंने तशवीश से सवाल किया। हाँ, मगर फिक्र की बात नहीं है, ये असल दरिया नहीं बल्कि दरिया की कोई शाख है जो दरिया को लेकर जंगल में से गुजरती है, उसने बड़े एतमाद के साथ कहा। और उसका कहना ठीक ही निकला। कुछ देर के बाद हम दरिया की शाख पर पहुंच गए। ये एक बड़ी नहर जितनी चौड़ी थी। यहाँ आसमान खुला होने की वजह से तारों की धुंधली रोशनी में दरिया का दूसरा किनारा और दरख्त नजर आ रहे थे। मैंने कौशल से कहा, तुम्हें तैरना आता है या नहीं? तैरना तो मुझे आता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी साड़ी भीग जाए। तो फिर दरिया कैसे पार करेंगे? मैंने सवाल किया। हम एक नाव तैयार कर लेंगे। नाव? हाँ, दरख्तों की कटी हुई शाखें हमारा काम कर देंगी और इसके बाद
वह खुद भी इस काम में मसरूफ़ हो गई और मैंने भी उसकी मदद की। बड़ी पुरजोश लड़की थी और हर काम में बेतकल्लुफ़ी से हाथ डाल दिया करती। चुनाचे बेशुमार शाखें जमा कर ली गईं। मैंने कुछ मजबूत टहनियाँ भी दरख्तों से तोड़ लीं। फिर हमने उन्हें गट्ठे की शक्ल में बांधा तो वो एक नाव सी बन गई। बहुत जल्दी ये काम कर लिया गया। फिर इस नाव के जरिए इस छोटे से पार्ट को अबूर करना एक दिलचस्प मशगला था। बड़ी आसानी से ये मसला हल हो गया और मैंने दूसरे किनारे पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कौशल कि तुम इंतहाई हैरत अंगेज लड़की हो। रफ्ता रफ्ता मुझे यह एहसास होता जा रहा है कि मेरा साथी कोई मामूली शख्सियत का आदमी नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं जो दूसरों में नहीं होती। मैंने उसका चेहरा अपनी जाने मुड़ते हुए महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत थी और उसकी ये निगाहें उसके दिल के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी कर रही थीं। उसकी आंखें बोल रही थीं और उनकी आवाज़ थी कि मैं भी तो तुम पर मर मिटी हूँ। मैं जो कोई भी हूँ इस लिहाज से कुछ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी मोहब्बत नहीं हासिल कर सकी। और मैं जानती हूँ कि मुझे इन्हीं हसरतों में जीना है। ना जाने कब तक तुम्हें याद करूँगी और ना जाने कब तुम्हें भूल सकूँ। इंसान कितना ही ताकतवर हो जाए, मगर एक कमज़ोरी तो उसका मुकद्दर रहती है कि वो बदबख्त अपने दिल पर काबू नहीं पा सकता और ये दिल उसे इस तरह तबाह बर्बाद कर देता है कि फिर दुनिया की हर चीज़ उससे छिन जाती है। खुशियाँ, आराम, ऐशो इशरत, कुछ उसका नहीं रहता। ये पता नहीं किसकी बदकिस्मती है कि वो अपने दिल का गुलाम होता है और दिल की गुलामी बहरहाल किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होती। ये तमाम बातें, ये तमाम तहरीरें उसके पूरे वजूद से नुमायाँ थीं और वो एक ठंडा सांस लेकर दूसरी जानिब मुतवज्जा हो गई। मैं इन एहसासात का शिकार था कि वो बोली, अभी तक दुश्मन सांप की बू नहीं आई। लगता है कि वो मेरे बदन की भूख खो चुका है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम सांपों से और ख़ास तौर से नाग पद्मनी के सांपों से वाकिफ़ नहीं हो। मेरा दुश्मन सांप उस वक्त तक मेरा पीछा करेगा जब तक उसमें जान बाकी है। मेरी भूख होकर भी वो मेरी तलाश में रहेगा और हरगिज़ वापस नहीं जाएगा। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो एक बार फिर जंगल में दाखिल होने से पहले दरख्तों की तरफ नजरें दौड़ाने लगी। फिर बोली, हमें उस तरफ चलना होगा। कौशल, क्या तुम इस जंगल में आ चुकी हो? उसने कोई जवाब ना दिया। आ चुकी हो? मैंने दोबारा सवाल किया। हाँ, आ चुकी हूँ, आओ मेरे साथ आओ। उसने गोया मुझे आगे बात करने का मौका नहीं दिया। हम एक बार फिर आगे बढ़ गए, मगर अब वाकई थकन महसूस होने लगी थी। लेकिन रास्ते में किसी न किसी जगह थोड़ी बहुत देर आराम कर लिया जाता, इससे फ़र्क पड़ता है। एक बार फिर हम एक तारीक जंगल में दाखिल हो गए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे अंधेरा गहरा होता जा रहा था और रास्ता आंखों से ओझल। रास्ते में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं। एक जगह पहुंचकर वो बोली, कुछ है। मैं चौंक कर रुक गया और मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, क्या दुश्मन सांप? वह फिज़ा में मुंह उठाकर सूंघती रही, फिर बोली, नहीं, बल्कि आदमखोर दरख्त। आदमखोर दरख्त? मैंने किसी कदर तशवीश ज़्यादा आवाज़ में पूछा। हाँ, यहाँ इन हौलनाक जंगलों में कहीं कहीं ऐसे दरख्त छुपे हुए हैं जो इंसानों से खुराक हासिल करती हैं। बस कोई भूला भटका उनके करीब से गुजर जाए, उनकी शाखें उसे अपने आप में जकड़ लेती हैं और उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक हड्डियों का पिंजर न रह जाए। सूखी हुई हड्डियों के ढेर तुम्हें इन दरख्तों के आसपास मिल जाएंगे। ओह मेरे खुदा, मैंने गर्दन हिलाई। इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त ये लड़की मेरे लिए फरिश्ता ही साबित हुई थी, वरना मैं भला संता बेला कैसे पहुंच सकता। इस बार हमारे दरमियान खासी तवील खामोशी रही। ऐसा लगता था जैसे वो भी बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चल रही हो। काफ़ी फासला तय करने के बाद अचानक उसकी आवाज़ उभरी, हम संता बेला के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ जंगल में आदमखोर दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, कौशल, जब आदमखोर दरख्त की शाखें इंसान को पकड़कर उठाती हैं तो क्या वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता? भगवान ने उन दरख्तों को अपनी खुराक हासिल करने के वास्ते बड़ी अजीब शक्ति दे रखी है। उनकी शाखों पर छोटे छोटे बेशुमार कांटे होते हैं। जब ये शाखें नीचे से किसी इंसान को उठाती हैं तो ये कांटे फौरन इंसान के बदन में चुभ जाते हैं और उनसे ऐसा जहर निकलकर इंसान के खून में शामिल हो जाता है जिससे वह फौरन ही बेहोशी की कैफियत में चला जाता है और उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। फिर भी एक ताकतवर जवान आदमी उन शाखों को तोड़कर निजात हासिल कर सकता है। हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक कोई ताकतवर से ताकतवर आदमी इन शाखों में फंसने के बाद जिंदा नहीं बच सका। वैसे मैं तुम्हें इन दरख्तों की निशानियां बता दूंगी ताकि भगवान ना करे अगर तुम्हें कभी इन जंगलों से अकेले गुजरना पड़े तो तुम इनका शिकार न बन सको। हम लोग चलते रहे, लेकिन मैंने किसी ऐसे आदमखोर दरख्त को नहीं देखा। अलबत्ता एक छोटी सी नदी जरूर नजर आई जिसके किनारे पर किसी इमारत का धुंधला सा खाका अंधेरे में नजर आ रहा था। कौशल ने एक तरफ इशारा करके कहा, यह एक अच्छी जगह है, हम यहाँ बाकी की रात गुजारेंगे और दिन निकलने के बाद आगे चलेंगे। और दुश्मन सांप, मुझे दूर से उसकी बू आ जाएगी।
और अगर मैं सो रही होंगी तो ये बू मुझे उठा देगी। हाँ ठीक। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आखिरकार उस इमारत तक पहुंच गए। ऊपर जाने के लिए टूटी फूटी सीढ़ियां बनी हुई थीं। हम ये सीढ़ियां चढ़ने लगे तो मैंने हैरत से उसे देखते हुए कहा, पता नहीं किसने ये इमारत बनाई होगी और इस अजीबोगरीब जगह, भला इस इमारत की क्या तुक है। मेरे अल्फाज के जवाब में कौशल कहने लगी, इस इमारत की कहानी मुझे मालूम है, वो बड़ी अजीबोगरीब है। तुमने राजा सीसरा के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं तुम्हें बताऊं। 14 भाई थे, वो सीसरा उन्हीं में से किसी बीच की पीढ़ी का था। 13 भाई उसके दुश्मन हो गए और सीसरा ने उनसे बचने के लिए यहाँ पनाह ली। 13 भाइयों की दुश्मनी की वजह एक अजीबोगरीब कहानी है। यह भी एक कहानी है। हिंदू देवमाला में एक खूबी है, वो ये कि कहानी दर कहानी फैली हुई है। जरा बताओ, वो दुश्मनी किस सिलसिले में थी? रानी बास देवी की वजह से। कोई रकाबत वगैरह का चक्कर? मैं तुम्हें बताती हूँ इस बारे में, बताओ। राजा सीसरा इस इलाके का राजा था और यहाँ इन इलाकों में जो जंगली लोग आबाद हैं वो संबूरी कहलाती हैं। एक रोज़ राजा शिकार खेलने जंगल में गया तो उसे एक संबूरी लड़की मिली जो बेहद खूबसूरत थी। राजा ने उसे शादी कर ली और अपने महल में ले गया। बाकी 13 भाइयों ने जब उस लड़की को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। वो उसे हासिल करने की फिक्र में लग गए और सीसरा पर बेशुमार हमले हुए। तब सीसरा उस लड़की को लेकर यहाँ आ गया और जंगल में इस नदी के किनारे इस इमारत में रहने लगा। यहीं रानी बास देवी मर गई तो राजा ने जंगल में इस टीले के किनारे उसकी यादगार बनाई। रानी को इस जगह जला दिया गया और उसकी हड्डियां भी इसी यादगार की जगह दफन है। लेकिन जाहिर है इसके बाद राजा भी न रहा, अब सिर्फ यहाँ उसका निशान बाकी है। जंगली लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के बारे में एक कहानी बड़ी मशहूर है। वो क्या है? सुना है यहाँ रात को रानी बास देवी की रूह फिरती है। खूब अच्छी कहानी है। आओ जरा देखें इस यादगार को करीब से। क्या बात करते हो, बदरूहों की बात तो बिल्कुल अलग होती है, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आओ जरा, बदरूहों से मुझे बड़ी दिलचस्पी है, मैं भी तो जरा उस खूबसूरत रानी को देखूं। नहीं, मुझे डर लगता है, कौशल बोली। आ जाओ कौशल, बदरूहों से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। हर बदरू मुझे अच्छी तरह पहचानती है, तुम इसकी परवाह मत करो, आ जाओ। मैं उसे साथ लिए आगे बढ़ा और हम लोग रात की तारीकी में उस 4 दीवारी के करीब पहुंच गए जिसकी एक दीवार टूटी हुई थी। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था। चुनाचे हम उस दीवार में से गुजरकर सहन में आ गए। सहन छोटा सा था और उसके दरमियान चबूतरे पर छतरी सी बनी हुई थी। कौशल ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, बास देवी की चिता इसी जगह जलाई गई थी और यहीं उसकी यादगार बना दी गई। यादगार के सामने एक चौबारा था जिसमें एक जीना ऊपर को जाता था। मैं कौशल का हाथ पकड़कर आगे आगे चल दिया। 10-12 सीढ़ियां चढ़कर हम एक गैलरी नुमा जगह पहुंच गए जिसके नीचे हॉल कमरे का फर्श था। कौशल कहने लगी, कितनी अच्छी जगह है, कितनी पुरसुकून ठंडक है यहाँ। अगर इंसान को यहाँ डर ना लगे तो ये जगह बड़ी ही अच्छी है। चलो यहाँ आराम करते हैं, तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या ऐतराज़ है, मैं इस जगह पढ़कर सो जाती हूँ, तुम दूसरी तरफ लेट जाओ। सारी रात के सफ़र में हम थक गए हैं, अगर थोड़ी देर आराम ना किया तो कल दिन का सफ़र हम नहीं कर सकेंगे। मैंने उसे इत्तफाक किया और ज़रा ऊपर परे हटकर सख्त फर्श पर लेट गया। कौशल भी संगी जालियों की तरफ मुंह करके लेट गई। हालांकि इस थका देने वाले सफ़र से उज़्व निढाल हो गया था, लेकिन नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। बहुत से ख्यालात दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। ख्यालात का सिलसिला आखिरकार ना जाने कहाँ कहाँ से होता हुआ आखिरकार सीसरा और फिर रानी बास देवी की तरफ आ गया। कदीम कहानियां भी क्या अजीबोगरीब हैसियत रखती हैं। ना जाने क्यों मुझे यूं लगा कि कुर्बो जवार में कोई मौजूद है। क्या रानी बास देवी? मैंने सोचा कि अब तक गुरु जगराजन राज की शख्सियत मेरे सामने रही है और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पुरस्कार वाक़यात ज़िंदगी से मुंसलिक रहे हैं कि ये कहानी कोई हैसियत नहीं रखती। मगर फिर भी हल्की हल्की सरसराहटें, हल्की हल्की आहटें मुझे अपने कुर्बो जवार में गर्दिश करती नजर आ रही थीं और मुझे लग रहा था जैसे कोई बेचैन रूह मेरे करीब आना चाहती हो। बहरहाल ये हवा की सरसराहटें भी हो सकती थीं। यह तो इंसानी फितरत का एक हिस्सा है कि किसी भी बात को जहन में बिठा ले वह मुकम्मल हो जाती है। कौशल ने करवट बदली तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो भी जाग रही है। उसके सांसों में नींद की आमेजिश नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसे मुखातिब करना मैंने मुनासिब तसव्वुर ना किया। इंसानी जज्बात लम्हों में भटकती हैं। बेशक शमशेरा मेरे दिमाग पर छाई हुई थी, मैं उसे अपनी और अपने आप को उसकी मलकियत तसव्वुर करता, लेकिन एक हसीन और नौजवान वजूद, दो मुखालिफ सिमतें। एक लम्हे के अंदर खेल बदल सकता था और फिर सच्ची बात यह है कि कोई मुकाम न रहता। बाहर जंगल में चारों तरफ सन्नाटा तारी था। रात के तकरीबन 3 बज गए थे। मुझे ये ख्याल भी परेशान कर रहा था, हो सकता है कौशल सो जाए, सोते में उसे दुश्मन सांप की बू ना आए और सांप यहाँ तक पहुँच जाए। वैसे मैं होशियार था और सोच रहा था कि जागते रहना ज़रूरी है। अगर सांप नजर आए तो मेरी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है।
रिवॉल्वर मैंने संभाल कर अपने पास रख लिया। दीवार की पुरानी तर्ज के रोशनदानों के शगाफों में से रात के पिछले पहर के नूर का उजाला झलकने लगा। मैं खामोशी से सोचता रहा। कौशल को शायद मेरे पास मौजूद आतिशी हथियार का इल्म नहीं था, और वैसे भी ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। मेरा अपना अमल तो अपना ही रहना था। बेशक वो मेरी रहनुमाई कर रही थी, लेकिन फिर भी हमें ज़रा सा संभल कर रहना पड़ता। छठी हिस्स इंसान की ज़्यादा ही मुआवनत करती है, और ख़ास तौर से मेरी छठी हिस्स तो ज़रूरत से ज़्यादा ही शानदार थी। हालांकि थक कर लेटा था और दिलो दिमाग में सोने की ख्वाहिश थी, लेकिन किसी खास कुव्वत ने मुझे जगाए रखा। ना जाने कितनी देर गुजरी थी कि अचानक जंगल की रात की खामोश फिजा में घोड़ों के टापों की आवाज़ उभरी और करीब आती चली गई। वो 6-7 घोड़े थे। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गए हों। मैं एकदम संभल गया। कौशल भी उठकर बैठ गई और बोली, ये आवाज़ कैसी है, सुना तुमने? हे भगवान, वो आहिस्ता से बोली। और हम दोनों पत्थर की जालियों में से नीचे झांकने लगे। अब हमें आदमियों की ऊंची ऊंची बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। घोड़ों के नथनों से निकलने वाली खुरखुर, उन लोगों की बातें और कह कहे अंधेरे में हमें आने वालों के खाके नजर आ रहे थे। हमने सांस रोक ली थी। असल में ये अंदाजा नहीं था कि ये कौन लोग हैं। हो सकता है हमारी तलाश में निकले हुए महादेव के आदमी हो। अचानक किसी की आवाज़ उभरी, चल भाई, घोड़े बांध दिए हैं, तू आजा इधर। ओ चकलू, लालटेन जला दे, बड़ा अंधेरा है, जल्दी कर। बारी बारी लालटेनें रोशन हो गईं। हम जालियों में से नीचे मौजूद उन पुरस्कार लोगों की कार्रवाइयां देख रहे थे। बज़ाहिर यह अंदाज़ा हो रहा था जैसे उन्हें हमारी यहाँ मौजूदगी का कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। अब इस वक्त अपने आप को संभाले रखना ही ज़िंदगी बचाने की दलील हो सकती थी। हम उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे और यह अंदाज़ा लगाना चाहते थे कि क्या ये महादेव के आदमी हैं, लेकिन उनके हुलिये देखकर यह अंदाज़ा हो रहा था कि ये कम से कम महादेव के आदमी नहीं हो सकते। इन्होंने चुस्त सूट पहन रखे थे, निचले बदन पर पायजामे थे, सर पर पगड़ियाँ बंधी हुई थीं। 7-8 अफराद थे। कुछ अफराद घोड़ों को एक तरफ बांध रहे थे। दरमियान में शायद कोई कालीन वगैरह बिछाया जा रहा था। उन्होंने कालीन बिछाकर एक गाँव तकिया रखा और एक लंबे चौड़े बदन का मालिक, जिसके गुलमुच्छे उसके पूरे मुंह पर फैले हुए थे, कालीन पर नीम दराज हो गया। एक और आदमी ने उसके पांव दबाना शुरू कर दिए। बाकी आदमी भी उसके सामने जमीन पर बैठ गए। फिर बोतलें खुलने की आवाज़ें सुनाई दी और शराब का दौर चलने लगा। उनके पास लंबी लंबी बंदूकें भी नजर आ रही थीं। इनका हुलिया डाकुओं जैसा है, कौशल ने मेरे कान पर होंठ लगाकर आहिस्ता से कहा। उसके होंठों की नमी ने मेरे बदन के रोंगटे खड़े कर दिए। ये लोग वाकई डाकू मालूम होते हैं। अगर इन लोगों को वाकई हमारी यहाँ मौजूदगी का पता चल गया तो? मैं कौशल की बात को समझ नहीं सकता था। थोड़ा सा पीछे हटा तो खासी तेज आवाज़ पैदा हुई और नीचे मौजूद लोग चौंक पड़े। कोई है ऊपर? ज़रा देखो जाकर। अगर कोई ऊपर है तो कौन हो सकता है? महाराज, कहीं बास देवी की आत्मा ना हो, किसी और ने डरी डरी आवाज़ में कहा। ओए यार, ये तो अच्छी बात है। साला सीसरा सारा जीवन उस हसीन लड़की से मजे लेता रहा। जा, अगर वो ऊपर मौजूद है तो उसे पकड़कर नीचे ले आ। आज हम भी किसी रानी को चखेंगे। मगर सरदार, अबे सरदार के बच्चे, जाते हो या निकाल लूं रिवॉल्वर? फिर चंद अफराद गैलरी वाली सीढ़ियां तय करने लगे। कौशल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे किया और बोली, यहाँ से जुम्बिश मत करना, आवाज़ तक ना निकालना। जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ वही करना, होशियार रहो। मगर कौशल, खामोश रहो, जो कुछ मैं कह रही हूँ इस वक्त उसे पूरा कर दो। ये कहकर उसने अपने लिबास को ढीला ढाला किया, बाल खोलकर चेहरे पर बिखरा लिए और आहिस्ता आहिस्ता अजीब अंदाज में आगे बढ़ने लगी। डाकू अभी आधी सीढ़ियों पर थे कि कौशल उनके सामने पहुंच गई और उसकी भयानक आवाज़ उभरी। तुम ऊपर आने का कष्ट क्यों कर रहे हो? मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ। चलो, मुझे सरदार के पास ले चलो। मैं खामोशी से यह कार्रवाई देख रहा था। सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई और एक खौफनाक आवाज़ दहशत में डूबी सुनाई दी। अरे दैया रे दैया, बास देवी की आत्मा, चलो नीचे चलो। क्षमा क्षमा कर दे देवी, क्षमा कर दे। अरे हराम के जनों, क्या टक टक कर रहे हो? कौन है ऊपर? हम महाराज, बास देवी की आत्मा। बदरू, तो नीचे ले आओ उसे। है तो औरत ही ना ससरी, चलो नीचे लाओ। मगर ऊपर आने वाले फौरन नीचे भाग गए। मेरे ख्याल में कौशल उन्हें खौफजदा करना चाहती थी। मैंने नीचे झांक कर देखा। कौशल उनके पीछे पीछे नीचे तक पहुंची। सरदार उठकर बैठ गया और उनमें से एक ने कहा, महाराज, बास देवी। दूसरे डाकू खौफजदा थे, लेकिन वो डाकू जिसे सरदार कहकर मुखातिब किया जा रहा था, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर था या फिर शराब के नशे में टुन। उसने कहा, लाओ लाओ, ज़रा देखें तो सही, सीसरा की पसंद कैसी थी? जय देवी, सचमुच अगर 10 बार भी जान चली जाए तो परवाह नहीं है। सरदार लड़खड़ाता हुआ अपनी जगह से उठा और उसने दोनों हाथ फैला दिए। मुझे अंदाज़ा हो गया कि बास देवी की तरकीब कारगर नहीं हुई है। या तो वो डाकू बहुत ज़्यादा संगदिल था या फिर शराब के नशे ने उसे उसके हवास छीन लिए थे।
कौशल ने बांसदेवी बनकर उन्हें डराने की कोशिश की थी, लेकिन वो डरे नहीं। सरदार ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अब मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई। मैंने रिवॉल्वर पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली और सोचने लगा कि मैं यहाँ कितने आदमियों को मार सकता हूँ। और फिर कौशल बेवकूफ़ी में उनके बिल्कुल करीब चली गई थी। उनके पास बंदूकें भी थीं, वह मुझे घेरे में लेकर बेबस कर सकते थे। मैंने देखा कि कौशल ने हाथ ऊंचा करके सरदार से कहा, सरदार क्या तू डाकू मान सिंह है? क्या लगता हूँ मैं तुझे? तू तो आत्मा है, बता कौन हूँ मैं? मैं आत्मा तो नहीं हूँ। कौशल ने पैंतरा बदला। उसे ये शक हो गया था कि अब सूरत हाल बिल्कुल बदलने वाली है। चुनाचे शायद उसने अपना मंसूबा बदल दिया। सरदार चौंक पड़ा और ताज्जुब से बोला, आत्मा नहीं है? किसने कहा कि मैं आत्मा हूँ? क्या मैं तुझे आत्मा लग रही हूँ? तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊँ, एक गरीब बस्ती की रहने वाली हूँ। वो नीचे तराई में जो बस्ती आबाद है धनकरी कहलाती है। तुम तो उसके बारे में जानते ही होगे सरदार। धनकरी के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन वो तो बहुत दूर है यहाँ से। बस यही तो बेवकूफ़ी हो गई मुझसे। लकड़ियाँ चुनने आई थी कि मैंने एक भागे को देखा। खूंखार भागा सूंघता फिर रहा था। मैं भागकर इधर आ गई और इधर छुप गई। अब रात की तारीकी में तो घर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं रुक जाएं, सुबह को जाऊंगी। ओह, देखा भगवान किस तरह मनुष्य को उसकी ज़रूरत की चीज़ें देखा है। ठीक है री, आज रात तू हमारी रानी रहेगी। चलो भाई चलो, ये सबको बिलाएगी। मैं रिवॉल्वर हाथ में लिए इस बदली हुई सूरत हाल का जायजा ले रहा था। मुझे अंदाजा हो गया था कि चूंकि डाकू सरदार रूह के चक्कर में नहीं आया, इसलिए कौशल ने फौरन ही पैंतरा बदल लिया, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद ये बात खुलने वाली थी कि वो रूह नहीं है। बहरहाल डाकू शराब पीने लगे। सरदार ने कौशल से कहा, अरे नखरे क्यों कर रही है, चल गिलासों में शराब उंडेल। कौशल ने फौरन ही उनके गिलास भरना शुरू कर दिए और वह उन्हें गिलास भर भर कर शराब पिला रही थी। डाकू लड़खड़ाकर औंधे हुए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो सारे के सारे मदहोश होकर ढेर हो गए और जब सरदार भी नशे में औंधा हो गया तो कौशल ने उस सरदार का जूता उतारा और उन पर जूते बरसाने लगी। वो उन्हें गालियां दे रही थी और मुझे हंसी आ गई। कौशल उनसे अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले रही थी। नशे में डूबे हुए डाकू जूते खाकर बुड़बुड़ा रहे थे, मगर उन्हें इतना नशा चढ़ गया था कि अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैंने कौशल को आवाज़ दी, बस करो कौशल, थक जाओगी। पापी कुत्ते कहीं के, मुझे अपनी मलकियत समझ लिया था। कौशल ने घुराई हुई आवाज़ में कहा। आसमान की नीलाहटें अब सफ़ेद रोशनी में बदलती जा रही थीं। वो करीब आई और बोली, हम इनके घोड़े हासिल करके उन पर सफ़र करेंगे। हाँ, इनका सामान भी हमारे काम आएगा। मैंने अपने पुराने तजुर्बे की बिना पर कहा और इसके बाद के काम मैंने किए, यानी पहले ज़रूरत की चीज़ें 2 घोड़ों पर बार की और इस तरह सामान उन पर संभाल लिया कि उन पर बैठकर सफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद बाकी घोड़ों के रस्से खोलकर उनके पैरों के पास फायर कर दिए। घोड़े सरपट दौड़ गए। जब वो काफ़ी दूर निकल गए तो हमने उन पर 2-3 फायर और किए और घोड़ों की रफ्तार तेज़ हो गई। बाकी दोनों घोड़े हमने पहले ही संभाल रखे थे। चुनाचे हम उन पर सवार हो गए और फिर उन्हें आगे बढ़ा दिया। वाकई हम लोगों ने ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है, वरना अगर ये डाकू हमारे बारे में जान लेते तो हमारे लिए एक नई मुसीबत बन जाती। इन इलाकों में डाकुओं का राज है। वैसे तो हर जगह ही डाकुओं का राज होता है। कुछ घोड़ों पर सवार होकर जंगलों में रहते हैं और कुछ आबादियों में, आलीशान महलों में। बाकी तीसरी नस्ल ने ये मंदिर संभाल रखे हैं और वहाँ उन्होंने अपनी राजधानियाँ कायम कर रखी हैं। चारों तरफ डाकू ही डाकू बिखरे हुए हैं। क्या किया जा सकता है? कौशल के लहजे में एक अजीब सी बेकसी थी। बहरहाल रास्ता बड़ी बर्क रफ्तारी से तय हो रहा था। जंगल में सुबह की सफ़ेदी फैल रही थी। हम इस वक्त जिस इलाके से गुजर रहे थे वहाँ छदरे छदरे दरख्त नजर आ रहे थे। आगे चलकर कौशल ने रास्ता तब्दील किया और घोड़े को एक टीले की तरफ मोड़ दिया। इस तरह हम घोड़ों पर सफ़र करते हुए कई छोटे छोटे टीलों के दरमियान से गुजरे। फिर एक खुली वादी आ गई। ये सारा इलाका जंगल का था और यहाँ कोई आबादी नहीं थी। जिस आबादी का तज़किरा कौशल ने किया था वो गालिबन वहीं कहीं गहराइयों में थी। अलबत्ता कहीं कहीं जंगली लोगों की 2-4 झोंपड़ियाँ नज़र आ जाती। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। अब खासा ऊपर उठ गया था क्योंकि हमें सफ़र करते हुए खासी देर गुजर गई थी। जगह जगह हमें बरसाती नाले और नदियाँ भी नजर आई थीं, लेकिन अब हमारे पास घोड़े थे जो हमें मुश्किल का शिकार नहीं होने दे रहे थे।